हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू टॉपर्स स्ट्रेटजी। आज हम स्नेहा जी का, जिन्होंने एआरओ में 13वीं रैंक के साथ रेवेन्यू बोर्ड में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर सिलेक्शन पाया है, तो इनके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कैसे अपने सफ़र की शुरुआत की और किस प्रकार इन्होंने अपनी कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जो ये सिलेक्शन है वो पाया, कैसे इन्होंने प्री की तैयारी की, कैसे इन्होंने मेंस के लिए जो निबंध है, जो पत्राचार है, जो मुहावरे हैं, जो शब्दावलियाँ हैं, इनकी तैयारी की और हिंदी के लिए इनकी स्पेशल जो स्ट्रेटजी है वो क्या रही। तो जो इन्होंने चीज़ें की हैं अपने साथ, जो इन्होंने पढ़ाई की है, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे क्या सारी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्नेहा जी की, तो ये बांदा ज़िले के एक छोटे से कस्बे यानी कि नरैनी से हैं और जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। मैथ्स में इन्होंने एमएससी किया और ये इन्होंने अतर्रा से किया, जो कि पास में ही एक कस्बा है। और ये हिंदी माध्यम की जो स्टूडेंट्स हैं वो रही हैं और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर 2016 में ये इलाहाबाद आ गई प्रिपरेशन के लिए। इन्हें गाइडेंस मिली तो फिर ये इलाहाबाद आई। यहाँ पर इन्होंने प्रिपरेशन की शुरुआत की। शुरुआत में इन्हें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने जो कोचिंग है वो ज्वाइन की और ध्येय आईएएस करके इलाहाबाद में कोचिंग है, तो जीएस के लिए वो कोचिंग ज्वाइन की जब इलाहाबाद आई। और फिर इन्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चली, तब इन्होंने जो अपनी तैयारी है उसमें धार देना शुरू किया। 2021 में इन्होंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, यानी कि प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक गई हैं। 2022 में भी मेंस का एग्ज़ाम दिया है और 2021 वाला जो एआरओ और आरओ का एग्ज़ाम था, इसमें तो इन्होंने सिलेक्शन पा ही लिया है। और शुरुआत में इन्होंने बताया कि शुरुआत में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी, तो कोचिंग का ही सहारा था। इसके बाद इन्होंने स्टैंडर्ड्स जो बुक्स हैं उनको देखा, सुना, समझा और फिर उन्हीं से अपनी जो तैयारी है वो शुरू की। कोचिंग के जो नोट्स थे उनसे जो सहायता मिली उनका यूज़ किया और घटना चक्र पढ़ी। और यहाँ पर इन्होंने घटना चक्र पढ़ने का एक जो सही तरीका है वो बताया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि घटना चक्र को बस एक बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली उसके बाद घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो घटना चक्र पढ़ने की स्ट्रेटजी बताई वो काफ़ी अच्छी रही। इन्होंने बताया कि जब ये पढ़ाई करती थी तो जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रही हैं और जो जो भी सब्जेक्ट ये पढ़ रही हैं उसमें जो भी टॉपिक पढ़ रही हैं उसी का ये घटना चक्र में पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। यानी कि अगर हिस्ट्री पढ़ रही हैं उसमें जो भी टॉपिक पढ़ रही हैं तो फिर वही टॉपिक ये घटना चक्र के जो पीवाईक्यू थे उन्हें सॉल्व करती थी, वो करती थी। इसके बाद जो पीवाईक्यू थे वो सब सॉल्व करती थी। तो इस अनुसार ये सारी चीज़ें करती थी। फिर उसके बाद उसमें से जो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती थी, जो इम्पोर्टेंट होती थी, उनका ये अलग से नोट्स बना लेती थी और फिर उसका रिवीजन करती थी। तो जीएस के लिए इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो बुक पढ़ रही हैं, वो पढ़ रही हैं, साथ में जो घटना चक्र में उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो पढ़ रही हैं और फिर उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हैं और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रही हैं, उनका नोट्स बना रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो ये आप ऐसे करके घटना चक्र पढ़ सकते हैं, ना कि केवल घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट कर दें आप वैसे। तो इन चीज़ों को आप अपना सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए ये मैगज़ीन वगैरह फॉलो करती थी और इसके साथ-साथ जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो उसके 15 से 20 दिन पहले घटनासार वार्षिकी आती है। तो इन्होंने उससे जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन किया, बाकी तो अपना नोट्स वगैरह बनाती ही रहती थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है करंट, और करंट अच्छे खासे जो नंबर हैं वो दिला देता है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई। अब ये तो थी इनकी जीएस की स्ट्रेटजी। अब हिंदी के लिए, जो कि आरओ एआरओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन पाना है,
हिंदी के लिए इन्होंने बताया कि जो वासुदेव नंदन की बुक है उससे तैयार किया, साथ में आदित्य पब्लिकेशन की बुक उससे इन्होंने जो हिंदी है वो तैयार की, जो 6 टॉपिक आते हैं। लेकिन मेंस में क्या है, जीएस तो सेम है बट हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि गद्यांश आता है, सारणी लेखन, पत्राचार, मुहावरे, प्रारूप, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, निबंध, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने जो गद्यांश है वो एस कुमार सर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से देखा, उनका जो टेलीग्राम पे चैनल है उसमें देखा, और सारणी लेखन, पत्राचार, इनके लिए उन्हीं की बुक आती है, शायद तर्कस पब्लिकेशन करके है। तो उससे इन्होंने जो सारणी लेखन, पत्राचार, ये सारी चीज़ें तैयार की। और प्रारूप आता है तो वो सब कुछ भी इन्होंने एस कुमार सर हैं, उनकी बुक है, उनका टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब, यहाँ से उन्होंने जो है उन्हें फॉलो करके सारी चीज़ें तैयार की। मुहावरों के लिए इन्होंने आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, और पत्र लेखन के लिए भी इन्होंने उदाहरण वगैरह है, तो ये सब भी इन्होंने आदित्य पब्लिकेशन से नोट्स बना लिए थे। मुहावरे भी इन्होंने आदित्य पब्लिकेशन से किए, और प्रशासनिक शब्दावलियाँ ये इन्होंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी उसी से तैयार किए। ये तो आपका हिंदी का हो गया जो लिखित एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आता है जो काफ़ी हद तक आपका सिलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी होता है, वो है निबंध, जो कि 120 नंबर का होता है, 3 टॉपिक होते हैं। तो इन्होंने बताया कि परीक्षा मंथन की बुक आती है निबंध की, तो उससे उन्होंने जो निबंध हैं वो तैयार किए। और निबंध के लिए जो टॉपिक हैं, तो आपको जो 3 निबंध लिखने हैं तो आप तैयार करते रहते हैं पहले से कि किस विषय से संबंधित आपको जो निबंध है वो लिखना है वहाँ पर। तो आप उन टॉपिक के जो कोट्स हैं, वो कोट्स अपना एक नोट्स जैसा बनाते रहते हैं कि अगर इस टॉपिक पे निबंध आया तो आप ये कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कोट्स का जो नोट्स है वो बनाया और वो लिख कर रख लिए थे कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो यहीं से जो निबंध की शुरुआत है वो की जाएगी। और योजना मैगज़ीन से इन्होंने अपना जो मेंस के लिए कंटेंट है, न्यूज़पेपर वगैरह, यहाँ सबसे ये सारी चीज़ें की। और कोट्स कहाँ से लिखें, तो इसके लिए दृष्टि की बुक आती है। जब आईएएस वगैरह का मेंस का एग्ज़ाम होता है तो दृष्टि वाले एक बुक निकालते हैं निबंध की, तो वहाँ पर बहुत सारे जो कोट्स हैं वो हर टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं। तो वहाँ से भी इन्होंने जो पिछले ईयर्स में रहे थे, जो बुक्स निकली थी, उनसे जो टॉपिक के लिए कोट्स थे, वो नोट्स कर लिए थे, नोट कर लिए, और वहाँ से जो कोट्स वगैरह हैं, वो लिख लिए थे कि अगर इनसे संबंधित निबंध आता है, तो यहाँ से जो शुरुआत है, वो की जा सकती है। इसके साथ-साथ इन्होंने घटना चक्र की जो निबंध की एक बुक आती है, तो उससे भी करंट के जो निबंध है, करंट का कोई टॉपिक है, तो वो सब घटना चक्र की बुक से जो लेटेस्ट करंट के निबंध है वो तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ से इन्होंने निबंध के लिए देखा, यानी कि बहुत सारी अलग-अलग जगहों से अलग-अलग कंटेंट के लिए जो चीज़ें हैं वो इन्होंने देखी और वहाँ से जो तैयार हैं वो की। अब इनका सिलेक्शन हुआ है एआरओ में, तो एआरओ के लिए टाइपिंग भी मांगी जाती है। तो इन्होंने टाइपिंग सेंटर से टाइपिंग सीखी थी, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट वगैरह का भी एग्ज़ाम दी थी, तो इन्हें टाइपिंग ठीक-ठाक कहें या फिर अच्छी कहें आती थी। तो आसानी से इनकी जो टाइपिंग है वो क्वालीफाई हो गई थी, और 125 वर्ड्स पूछे जाते हैं उसमें, यानी कि टाइप करने के लिए आते हैं, और 5 मिनट का समय रहता है। तो इन्होंने बताया कि आराम से आप रिलैक्स रहकर टाइपिंग करेंगे तो आराम से आप 125 जो वर्ड्स हैं वो टाइप कर देंगे। और अगर हड़बड़ी कर दिए तो कि जल्दी से कर देते हैं तो उस चक्कर में लोग गलतियां कर जाते हैं। तो रिलैक्स रहकर टाइपिंग करें। और एआरओ में सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ओ लेवल मांगते हैं, साथ में इसके अगर इक्विवेलेंट भी कुछ है तो वो चल जाता है। तो इनका ओ लेवल तो कंप्लीट नहीं था, ये ओ लेवल कर रही थी, लेकिन पीजीडीसीए इनका कंप्लीट था। तो पीजीडीसीए ओ लेवल के इक्विवेलेंट रहता है, तो इनका सिलेक्शन फिर एआरओ में हो गया क्योंकि ये एलिजिबल थी उसके लिए। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी रही है, कहाँ से इन्होंने प्री के लिए तैयार किया, कहाँ से इन्होंने जीएस तैयार की, कहाँ से इन्होंने हिंदी वगैरह तैयार की, और क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और लास्ट में इन्होंने एग्ज़ाम के पहले
विद्यार्थियों के लिए जो सलाह दी है वो बताया है कि प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, लगातार जो रिवीजन है और प्रैक्टिस है वो करते रहें। इसके साथ साथ जब कई बार एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं तो खुद डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट रखें। इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो ये भी अपने आप को मोटिवेट रखती थी, साथ में इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट करती रहती थी, इनके माता-पिता, इनके भाई-बहन सब इन्हें जो सांत्वना है वो देते रहते थे कि तुमसे हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लगी रहो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब फैमिली का सपोर्ट वगैरह मिलता रहता है तो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहती हैं। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र से थी तो एक और ज़्यादा वो हो जाता है कि गाँव के लोगों को या गाँव की लड़कियों को ऐसे नहीं भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन इन्हें भेजा गया। इनके पेरेंट्स ने इन्हें सपोर्ट किया, तो इन पे एक और ज़िम्मेदारी थी। तो पहले जहाँ लोग इन्हें बोलते थे कि क्यों बाहर भेज दिया है और ये कुछ नहीं कर पाएँगी ऐसा-वैसा, और जब इनका सिलेक्शन हो गया है तो अब वही लोग मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमें पता था कि तुम बाहर गई हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम में है और तुम कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा कर लोगी। तो इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है अपने क्षेत्र के लिए, अपने गाँव के लिए, कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, तो आप लोग उन पर भरोसा रखिए और उनको भेजिए। अगर उनमें टैलेंट है और वो पढ़ना चाहती हैं तो निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगी। तो यहाँ पर इनकी जो स्ट्रैटेजी है, इन्होंने जो सलाह दी है, निश्चित तौर पर आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।